दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त दोस्तों अपने देश की स्थिति बहुत ही विचित्र है। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएँ उभरती नज़र आ रही हैं जिससे लगता है कि इस देश की डेमोक्रेसी सचमुच गंभीर संकट में है। ये संकट क्या रूप लेगा, हम नहीं जानते क्योंकि कई बार संकट बेहतर दिशा में भी चला जाता है और कई बार संकट बहुत ही खतरनाक दिशा में भटकता है। तो क्या परिदृश्य होगा भविष्य का, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कम से कम मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं कर सकता। लेकिन जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रहा है वो बहुत आशा नहीं जगाता। अब एसआईआर को लेकर तात्कालिक मसला है, बहुत सारे और मसले हैं, लेकिन अब एसआईआर पर भी बात करें। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है बिहार की, उसके बारे में इतने सारे फैक्ट्स मीडिया में आए हैं। वकीलों ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीजें कही हैं, उससे ज्यादा तो मीडिया ने कह दी हैं और खासकर उस मीडिया ने जिसको इंडिपेंडेंट मीडिया कहा जाता है, जो मेनस्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी बातें कही हैं। अब क्या फैसला होता है? अभी योगेंद्र यादव ने बहुत सारा अपने रिसर्च बेस्ड जो उनके वो चीजें जो समझदारी उनकी बनी है, उस पर उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं। हम उसके बारे में ब्यौरे में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका फैसला क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन अगर एसआईआर इसी प्रकार जारी रहा और इसी आधार पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, तो देश के सामने एक बड़ा संकट जरूर पैदा होगा। दूसरी तरफ पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की भी जल्दबाजी हमारा जो शासन है, हमारे शासन के जो संचालक हैं, वो दिखा रहे हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो इस समय सवालों के घेरे में है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा का पूरा बिल है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन है, अगर ये सब कुछ जिस दिशा में सरकार ले जाना चाहती है उस दिशा में ही चला गया, तो इलेक्शन कमीशन इस देश में बहुत पावरफुल, बल्कि यूं कहा जाए कि एक निरंकुश संवैधानिक संस्था के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल नहीं है, आज भी उसके पास बहुत सारी पावर है और सत्ता के कारण बहुत सारी पावर का वो इस्तेमाल कर ले रहा है। भारत की संविधान सभा में इस पर चिंता जाहिर की गई थी कि संविधान संविधान सभा के बनाने वालों ने चिंता जाहिर की थी कि जो जो चुनाव आयोग है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं कुछ विषयों पर बात करेंगे कि आखिर ये देश किधर जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी का क्या रूप उभरता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष जी हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर। आ, आपको क्या लग रहा है, जो एसआईआर को लेकर इतने सारे विवाद, इतनी सारी बातें हुई हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, कहाँ स्थितियां जाकर टिकेंगी और क्या सूरत हाल उभरेगा? उर्मिला जी, आपकी बातों से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा निराश हैं और आपने शायद उम्मीद खोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं पूरी तरीके से आशावादी हूं और मुझे लग रहा है कि करीब 8-9 सालों के बाद या 10 साल के बाद अब भारत के अंदर पॉलिटिक्स में मजा आने लगा है। मजा इसलिए आने लगा है कि देखिए, मैं तो बहुत साफ बात करता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार या बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मुझे ये कहने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और पहली बार ऐसा हो रहा है जैसे इस देश के अंदर लग रहा है कि लोकतंत्र वाकई में बहुत जीवित है और लोकतंत्र के जीवंत होने का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो उस वक्त की सरकारों की पहचान से नहीं होता, वो विपक्ष की पहचान से होता है। क्योंकि देखिए, डिक्टेटरशिप हो या अथॉरिटेरियन रिजीम हो, टोटलिटेरियन रिजीम हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हो या हिटलर शाही हो, सब जगह सत्ता पक्ष तो मजबूत रहता है और सत्ता पक्ष, लेकिन लोकतंत्र
डिक्टेटरशिप में नहीं होती, विपक्ष जो है वो डिक्टेटरशिप में नहीं होती। तो विपक्ष पिछले कुछ महीनों से, या पहले कह लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत मजबूती के साथ धीरे धीरे अपनी जमीन को रिक्लेम करता जा रहा है, और अब तो मुझे लगता है कि उसने सरकार को बुरी तरीके से फंसा दिया है। ये जो अदालतों के अंदर जो लड़ाइयां चल रही वो तो चलेंगी, ये तो पूरी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकल लड़ाई में जब सत्ता पक्ष या सरकार नैरेटिव बनाने में नाकामयाब रहती है और वो रिएक्ट करना शुरू कर देती, तब ये मान लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि आखिरी बार जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार नैरेटिव बनाने में कामयाब हुई थी वो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से उसने जो मैदान से छूटा है वो अभी तक रेस्टोर नहीं कर पाई है। देखिए, जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान बचाओ का नैरेटिव खड़ा कर दिया, तो इनको कहना पड़ा, जो लोग जिनकी संविधान में कोई आस्था, इनको कहना पड़ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आए तो संविधान नहीं बदल सकते। राहुल गांधी ने जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन आरएसएस को भी कहना पड़ा कास्ट सेंसस तो करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों पहले बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर लेके आए कि नहीं, कास्ट सेंसस हम करेंगे। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सरेंडर नरेंद्र की बात की और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का पूरा एक हाबा डाबा था उसको जिस तरीके से पंचर करने की कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली, क्योंकि सरकार के पास जवाब ही नहीं थे कि आपने सीजफायर क्यों किया, वो एक के बाद बहाने करते रहे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार उनको, मैं बेइज्जत शब्द का इस्तेमाल लेकिन लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे थे, वो भी अपने आप में एक था। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये जो वोट चोरी का जो सवाल खड़ा कर दिया है, ये अब तक का इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। और इसके बीच में एक चीज और हुई है, वो है कि राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। आपने देखा जिस तरीके से मार्च हुआ, वो एक तरीके का ऐसा मार्च था जिसमें सारी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज का दर्द निकल के सामने आ रहा था, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो। सबको लग रहा था कि यार ये जो चीज बीजेपी सरकार की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है, ये अगर वाकई में अगर ऐसा है तब तो कोई इस देश में तो कोई चुनाव जीते ही नहीं पाएगा, सबकी हालत खराब हो जाएगी। आज उन्होंने बिहार में कर रहे हैं, बंगाल में करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, तो क्या हालत होगी। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को अब राष्ट्रव्यापी स्तर पर समर्थन मिल रहा है, विपक्ष उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। वो चुनाव आयोग के पीछे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे तो अब लगता है कि इस देश के अंदर लंबे समय के बाद राजनीति में अब जीवंतता आई है, और विपक्ष एक बहुत मजबूती के साथ सामने खड़ा हो गया है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब निराशावादी होने की जरूरत है। एसआईआर और नो एसआईआर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता के अंदर एक मैसेज पहुंच गया है कि सरकारें क्या इस देश के अंदर अब वोट की चोरी करके बनाई जाएंगी क्या। ये जो संदेश पहुंचा है, ये इस सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर रहा है, ये चुनाव आयोग की पूरी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक कदम नहीं उठाया तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। आपके आशावाद को सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये और आप भी, मैं समझता हूँ, सहमत होंगे कि देखिए अभी जो पूरी की पूरी ये लड़ाई है या प्रतिरोध जो हो रहा है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो रहा है, और जबरदस्त हो रहा है। इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना यूनाइटेड विपक्ष पहले कभी नहीं दिखा। आपको क्या लगता है आशुतोष, मेरा ये सवाल है कि क्या जनता समझ तो रही है, लेकिन जो एक सत्ता इतनी, मतलब अपने ढंग की एक अजीब सत्ता है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में यकीन नहीं करती है, लोगों को प्रोटेस्ट करने के अधिकार को पसंद नहीं करती है, इतनी ज्यादा कि न केवल वो लाठी गोली की बात, बल्कि लोगों को तमाम तरह के मुकदमों में फंसाने, उनको उनको फर्जी मामलों में अभियुक्त बनाने, ये सब भी कार्रवाई करती है लोकल लेवल पर। बहुत सारे लोकल एक्टिविस्ट भी इसमें फंसाए जाते हैं, सिर्फ बड़े नेता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या लोग खड़े हो पाएंगे? लोग, क्या जनता का समर्थन मिलेगा, या केवल वो पसंद करेंगे कि नेता अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी विपक्ष की इसमें यह है कि उसने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो लोगों के दिमाग में अब जाके बज करने लगा है।
लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं। जब लोग विपक्ष के द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर अगर बात करने लगे, तब समझ लीजिए कि वो उसका असर हो रहा है। उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट कब क्रॉस करेंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब अचानक किसी दिन आपको लगेगा करे तो सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए, और सरकार तो कभी इस बात का अंदाजा नहीं था। और मैं आपको इस बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूं कि ये सरकार बिल्कुल उसी तरीके की गलतियां कर रही है जिस तरीके की 2011 के समय अन्ना के आंदोलन के समय में गलतियां कर रही थी। तब वो पूरे मसले को राजनीतिक तौर पर हल करने की जगह वो उसको टेक्निकल लेवल पे, लीगल मसले पर हल के तरीके से या मीडिया के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे थे। आज आप देखिए, अगर वो विपक्ष जो चुनाव आयोग जाके मिलना चाहता था, समझदारी इसमें थी कि आप उनको जाके चुनाव आयोग मिल देते। जो लड़ाई चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच में थी, उसको सरकार ने खुद ही अपने ऊपर ले लिया। भाई, वो 300 सांसद थे, उन 300 सांसद में चुनाव आयोग के पास जाते तो क्या होता? चुनाव आयोग बाहर आता, उनसे कुछ बातचीत होती, सड़क पर खड़े खड़े बातचीत होती या सड़क पे बातचीत होती, तो मामला चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच में रहता। खामखा सरकार ने उसको बीच में रोक दिया। जैसे ही सरकार ने बीच में रोका, वैसे वो खबर बड़ी हो गई और लोगों ने कहा यार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। अगर सांसद भी अगर सड़क पे मार्च नहीं कर सकते तो आम आदमी कैसे मार्च करेगा? तो जो मुद्दा बहुत आसानी से निकल जाता, वो मुद्दा राष्ट्रव्यापी हो गया। और लोगों ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, शरद पवार को, तमाम लोग जो है वो उनको बसों में भर भर के ले जाया जा रहा। तो वो एक बहुत अच्छा विजुअल माध्यम, मीडियम, विजुअल इमेज बन गई उसकी। जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने तो खैर बड़ाई कर ही दिया, सब जगह डिबेट उस पर होने लगी। तो जो चीज, तो ये गलती थी इनकी, बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। सांसद चाहे इलेक्शन कमीशन से मिले या ना मिले, इसलिए मैंने कहा कि ये वही गलती करने लगे हैं। ये इस पूरे मामले को, जिसे कहते हैं लीगैलिटी में फंसा के, टेक्निकलिटी में फंसा के, ये इस मुद्दे का हल करना चाहते हैं, जबकि मामला राजनीतिक है। अब चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, चुनाव आयोग पर अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, इस पर भी लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अब लड़ाई जो है, वो मैं अगर थोड़ा सा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो संविधान बनाम संवैधानिक नैतिकता के बीच की लड़ाई है। मतलब आपको ये देखते हुए लगेगा, देखिए चुनाव आयोग तो संविधान का पालन करते हुए एसआईआर करा रहा, आपको ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का पालन करते हुए मामले को का बंटवारा फैसला करने की कोशिश कर रहा है, और आपको लगेगा दो संवैधानिक संस्थाओं ने एसआईआर के पक्ष में फैसला कर दिया। लेकिन जो संवैधानिक नैतिकता है, वो लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करता हुआ नहीं दिख रहा है। जो रोज चर्चा हो रही है उसमें साफ लग रहा है कि न्याय करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर लोगों को अचानक ये लगेगा विपक्ष के साथ वो खड़े दिखाई पड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप देखेंगे कि जैसे 1972-73 के बाद अचानक एक आंदोलन खड़ा हो गया था, वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे उसकी पूर्व आहट सुनाई पड़ रही इस वक्त। आपने नाम लिया 1972, 73, 74 की बात। देखिए, मैं एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव या ऑल इंडिया परिदृश्य की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो स्टेट्स अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, या जहां अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, आप उनको दरकिनार कर दीजिए, और जो लिबरल, प्रोग्रेसिव, संवैधानिक मूल्यों से कमिटेड लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी कम्युनिटी के हों, उनको भी आप अलग रख दीजिए। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स को देखता हूं, जो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं बंगाल का नाम नहीं ले रहा हूं इसमें, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है, तो मैं ये पाता हूं कि जो सबसे मुखर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला वर्ग है, हिंदू अपर कास्ट, वो इस मौजूदा मुद्दे पर जो भी डिवीजन समाज में है, जो भी बहस समाज में है, उससे बिल्कुल प्रभावित ज्यादा नहीं है। वो डट करके बीजेपी के साथ खड़ा है, वो आरएसएस के साथ खड़ा है। और बिहार, यूपी के बारे में तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये अपर कास्ट में जो बेस अभी तक बीजेपी आरएसएस का था, उसमें मामूली 0.1%, 2% अगर इरोजन हुआ होगा इस एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद से, तो अलग बात है, अदरवाइज चेंज नहीं हुआ है।
जेपी मूवमेंट की बात या बिहार आंदोलन की बात या गुजरात आंदोलन की बात अगर आप देखिए तो उसमें अपर कास्ट का जो सबसे ज्यादा बोलने वाला, प्रभावित करने वाला तबका है, वो बहुत एक्टिव था, क्योंकि उस आंदोलन का मिजाज अलग था, इस आंदोलन का मिजाज अलग है। ये संविधान के पक्ष में है, लेकिन साथ में बहुत प्रो पीपुल है, संविधान की रक्षा का है। तो इस डायलेमा को कैसे आप एड्रेस करेंगे? देखिए उर्मिला जी, ये हमारे जीवन का कटु सत्य। संविधान ने अगर आप बारीकी से देखें तो संविधान ने जो प्रभुत्ववादी ताकतें थीं उनके स्पेस को तो बहुत कम सिमट दिया है, उसकी स्पेस को कम कर दिया है। और जैसे जैसे संविधानवाद इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका स्पेस सिमटता जा रहा है। भाई आरक्षण की बात संविधान करता है, दलितों पिछड़ों को बराबरी का हक देता है। ये जो प्रभुत्वशाली समाज था इसने तो कभी बराबरी का हक दिया नहीं दलितों को, न पिछड़ों को कभी बराबरी का हक दिया, अपने बराबर माना नहीं। और ये दुनिया का अकेला समाज था जिसने दलितों पिछड़ों को पढ़ने लायक भी नहीं माना, उनको नॉलेज सिस्टम से ही बाहर कर दिया था। तो जब संविधान आ गया, सबको बराबरी का हक मिल गया, तो इस प्रभुत्वशाली तबके को तो उसी दिन सबसे पहला झटका लगा कि यार कल जो हमारे यहाँ सामने खड़े नहीं होते थे, जिनके हाथ पैर टांगे कांपा करती थे, वो हमारे बराबर खड़े हो जाएंगे और उनका वोट हमारे बराबर होगा और कानून की नजर बराबर होंगे। तो वो कैसे आज इनके साथ आ सकते हैं? अब जैसे जैसे संविधान का प्रसार होता जा रहा है, अब देखिए मंडल कमीशन आ गया, 27% रिजर्वेशन आ गया। उसके बाद अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जो प्रभुत्वशाली ताकतें थी, जो अपर कास्ट था, उसका बेस कमजोर हुआ। वहां पे पिछले 30 सालों में पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, न था अपर कास्ट का तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना था, अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो। क्योंकि देखिए इस देश के अंदर एक मूक क्रांति हुई है जो संविधान के माध्यम से हुई है। जो समाज कभी भी बराबरी का समाज नहीं था, जिसमें सिर्फ गैर बराबरी ही थी, उसने पहली बार लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। तो ऐसा नहीं है कि अब अचानक दलितों पिछड़ों को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा और प्रभुत्वशाली तबका चुपचाप उसको देखता रहेगा। उसको भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व में अपना प्रभुत्व वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर वो 85% से ज्यादा वोट करते हैं। मुसलमान तो वैसे ही बदनाम है कि वो बल्क वोटिंग करते हैं, एक मुश्त वोटिंग करते हैं। हकीकत यह आज की तारीख में जो अपर कास्ट है वो एक मुश्त वोटिंग कर रहा है उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में। और ऑल इंडिया लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो 60% के आसपास वोटिंग कर रहा है इनके पक्ष में। मुसलमान को तो खामखा बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है ना, इस स्थिति के अंदर उनको लगता है कि वो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ रहेंगे तो उनका शासन एक बार फिर से वापस आएगा और उसको उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जो बाकी का जो 86% आबादी है, जिसमें पिछड़े हैं, दलित है, मुसलमान है, अब वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत है, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और जो संविधानवाद की बात कर रहे हैं, इससे इस संविधानवाद को बनाए रखने में ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक है, इनको ही सबसे ज्यादा इनका स्टेक हाई है। इनकी ही आइडेंटिटी खतरे में पड़ेगी अगर संविधान बदला जाएगा या संविधान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो। इसलिए और अपर कास्ट को हमेशा लगेगा कि संविधानवाद की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। वो भले ही लिप सर्विस कुछ भी कह रहे संविधान को लेके, लेकिन वो वाकई में उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और एक समय ऐसा आता है समाज के अंदर जब आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको मेन स्ट्रीम के साथ चलना पड़ता है। आज की तारीख में जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं और और उन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सोनिया गांधी को विदेशी बताने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बीजेपी के 2 सांसदों ने कहा कि तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। तो ये सब खबरें जब लोगों तक जाती हैं तो इसका असर होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक मामला है उसको भारतीय जनता पार्टी गलती करके उसको दूसरे तरीके से, लीगल तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसका कोई वैधानिक हल है ही नहीं। उसका हल सिर्फ एकमात्र हल ये है कि वो विपक्ष के साथ बातचीत करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले और ये बताने की कोशिश करें कि जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई मिली भगत नहीं है। लेकिन आज एक ऐसी पार्टी सत्ता में है और उसके एक ऐसे नेता हैं जिनकी विपक्ष से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो विपक्ष से बात करने को अपनी हेठी समझते हैं। वो विदेशों में जाके बड़े बड़े नेताओं के गले तो मिलते हैं, लेकिन आज तक आपने भारत के अंदर उनको गले मिलते हुए किसी के साथ नहीं देखा होगा। किसी के साथ आपने भारत के अंदर उनको गले मिलते नहीं देखा होगा। बस वो विदेश में जाते हैं तो छोटे से छोटा नेता होता सबके गले लग जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की वजह से ही इनका नुकसान होगा। और इसलिए मैंने कहा कि जिन नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी थी कि आप एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे, आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से
ये पूरी तरीके से डिफेंसिव है, इनका नैरेटिव बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जिस दिन राहुल गांधी ने महादेवपुरा वाले मसले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 50,000 लोग लाइव देख रहे थे उनको, 50,000 लोग लाइव देख रहे थे। और जो मुझे पास जानकारी आई है, अब तक उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 20 करोड़ मतलब अगर आप देखें तो लगभग 1/5 या 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जबकि सोशल मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से साम्राज्य हुआ करता था, जहां उनको कोई हिला नहीं पाता था, वहां अगर इनको समर्थन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर ये इनके लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अगर इन्होंने जल्द ही कुछ जिसे कहते हैं कि कदम नहीं उठाए और जल्द ही अगर कुछ कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। आप कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो इनसाइडर है, जो मौजूदा सत्ता संरचना के, वे इनसाइडर कहते हैं कि और ज्यादा जो प्रक्रिया सत्ता की है, सत्ताधारियों की है, उसको और ज्यादा कंसोलिडेट और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, यानी और ज्यादा ऑटोक्रेटिक होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे तमाम संस्थाओं पर कब्जा, संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रशासनिक संस्थाओं पर। आपको क्या लगता है कि स्टेट को इतना नजरअंदाज आप कर रहे हैं? स्टेट जो इतना ताकत रखता है कि वो किसी भी आवाज को कुचल सकता है, और आप अगल बगल के मुल्कों में देख चुके हैं और देख रहे हैं कि सत्ता के बल पर स्टेट पावर को कैप्चर करके कैसे लोगों के विचारों को कुचल दिया गया और उनकी परवाह नहीं की गई। ऐसे क्यों आप मान रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता? मैं इनको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल तो कोई प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर पैदा नहीं हुआ। जो और अंत में क्या हुआ, उन्होंने सारी सत्ता पे कब्जा कर लिया। यहां तक कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से अपना कमिटेड बना लिया, और 3-3 जो जजेस थे उनको सुपरसीड करके अपना जज सुप्रीम कोर्ट को लेकर। लेकिन स्थिति कहां पहुंची? एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा, और फिर वो अपनी सीट हार गई, अपनी भी सीट हार गई, अपने बेटे की भी सीट हार गई। वो क्यों हुआ? जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है, तब तक एक सीमा तक आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर सकते हैं, और जिस दिन वो सीमा पार हो जाएगी, उस दिन के बाद लोग जो है वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। लोग अपना जो गुस्सा है वो जाहिर करने लगते हैं। अब जो मैं देख रहा हूं, मैं उस गुस्से को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मुझे पिछले दिनों जो बात समझ में आई, कि देखिए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कमी क्या है? इन्होंने कभी भी विपक्ष की पॉलिटिक्स की ही नहीं। ये पिछले 30 साल से सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने कभी भी नरेंद्र मोदी को सड़क पर उतर के कोई आंदोलन करते हुए नहीं देखा, अमित शाह को बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो ये इन्होंने कभी जमीन की विपक्ष की राजनीति नहीं की। इसलिए विपक्ष से कैसे निपटना है, विपक्ष के मुद्दे क्या होते हैं, लोग कैसे उनके साथ जुड़ते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जब से वो राजनीति के अंदर आए थे, तब से वो लगातार सत्ता के अंदर थे। जब 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी, तो अगले 8 सालों तक राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आया कि हम विपक्ष की राजनीति कैसे करें। और जब भारत जोड़ो के माध्यम से जब वो सड़क पर उतरे, जब लोग उनसे जुड़ने लगे, तब उनको समझ में आया कि नहीं, विपक्ष की राजनीति ऐसे की जा सकती है और ऐसे ही की जानी चाहिए। वहां से जो उन्होंने अपना कदम उठाया है, उसके बाद से लगातार उनका ग्राफ ऊपर उठता चला जा रहा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, इसी बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का बहुत तगड़ा संगठन, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उनकी विचारधारा को लेकर एक खास तबके के अंदर आकर्षण, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी 3 बड़े संकटों से घिरे हुए हैं। पहला जो बड़ा संकट है वो फॉरेन पॉलिसी का संकट है। उनको जिन ट्रंप को उन्होंने गले लगाया था, जिसके लिए वोट मांगे थे, आज रोज उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अब हालत ऐसी हो गई है कि उस चीन के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में भारत के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने ये कहा था कि हम तो सीमा पे 2 शत्रुओं के साथ लड़ रहे थे। यानी जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चीन पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, आज भारत उससे अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं सी जिनपिंग के साथ, जिन्होंने गलवान घाटी में भारत के जो सैनिकों के साथ क्या हुआ सबको मालूम अच्छी तरीके से। तो रूस आज आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है। अभी आज की घटना है, अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो कहता है कि हम एटम बम फेंक देंगे, हम जामनगर को उड़ा देंगे। आप सोचिए, और आपके साथ कोई नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी आपके साथ नहीं है। तो एक तो विदेश
और अब जो टैरिफ लगा हुआ उससे कैसे निपटेंगे, इसके इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं, इनके पास। तो एक सबसे बड़ा संकट तो ये है। दूसरा बड़ा संकट इस बात को लेकर है जो जो अंदरूनी संकट है, अंदरूनी संकट है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। पिछले 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और भारतीय और नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल होने के बाद भी अपना पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बीजेपी का अध्यक्ष मन मुताबिक नहीं चूज कर पा रहे हैं। तो ये प्रेशर कहां से है? ये प्रेशर आरएसएस का प्रेशर है। आरएसएस ने दबाव बना रखा और आरएसएस को ये नकार करके नहीं चल सकते। तीसरा दबाव विपक्ष ने बना रखा है कि संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, लगातार इनके ऊपर हमले कर रहा। जो इनकी नैतिक आभा थी, उस नैतिक आभा को राहुल गांधी और विपक्ष ने पूरी तरीके से नोच दिया है। अब मैसेज ये जा रहा है कि वो संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम आदमी के वोट की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, आप चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं। इन तीन संकटों से निपटना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कहता हूं कि देर सवेर भले ही आप मीडिया के अपने तमाम साथियों की मदद से विपक्ष को रोज रिडिक्यूल करिए, रोज आप उनको गाली बकिए, लेकिन वो स्थितियां लोग समझते हैं इस बात को। और यही कारण है कि बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो 2026-27 आते आते इनके लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, मैं कोई बायस होके नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच के इस बात को कह रहा हूं। आपको बिल्कुल आखिर में आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, खासकर जो इन्होंने बिल पास किया पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों को पलटने के लिए कि भाई इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनकी पसंद का एक मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा, यानी कुल मिलाकर सरकार जिसको चाहेगी वो इलेक्शन कमीशन बनेगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी निरंकुश सत्ता के तौर पे डेवलप करने का एक प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है? क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि देश के चीफ जस्टिस रह चुके संजीव खन्ना साहब ने जो ज्ञापन दिया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, खासकर जो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल है उसको लेकर, उसमें जो विचार चल रहा है, उसमें ये बात कही है कि अगर इस बिल के कुछ प्रावधानों को नहीं रिमूव किया गया तो इलेक्शन कमीशन एक बड़ी निरंकुश ताकत के रूप में उभरेगा। वो जहां चाहे वहां इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन क्या मौजूदा सत्ता का एक ऐसा हमजोली ताकत के रूप में उभरा है जो पॉलिटिकल पावर की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी वो एक निरंकुश सत्ता बन गया है? नहीं, उसको बनाने की कोशिश जरूर की जा रही, लेकिन उसकी ताकत जो है, इलेक्शन कमीशन की ताकत इलेक्शन कमीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ताकत उनके पीछे के लोग जो उनको बैक कर रहे हैं, वो उनकी ताकत है। तो इलेक्शन कमीशन का हमेशा दुरुपयोग हुआ है। देखिए, ये इसमें हमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस ब्रेजन तरीके से आज हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। बहुत ब्रेजन तरीके से कर रहे हैं कि और ये लोगों को दिख रहा है। देखिए, पहले भी चुनाव आयोग में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होता था वो तो सीधे लॉ मिनिस्ट्री करती थी और किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करके भेज देते थे। तो उससे ज्यादा ब्रेजन तो कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग में जो लोग हो वो निष्पक्ष हो और निष्पक्ष चुनाव होते हुए दिखे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो 3 लोगों की कमेटी हो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो। तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, उस फैसले के बाद अगर आप पार्लियामेंट के माध्यम से उसको बदलते हैं और उसमें चीफ जस्टिस को हटा के अगर आप जो है वो अपने किसी कैबिनेट किसी आदमी को रखते हैं, तो ये बात लोगों के दिमाग में खटकती है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माने, इसका मतलब ये कि आप चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप अपना आदमी रख रहे हैं। उसके बाद जब हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया तो हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है और जो वीडियो फुटेज है वो आप प्रोवाइड करिए। तो आपने नियम बदल दिया और आपने नियम बदल के, सरकार ने नियम बदल के कह दिया कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज लंबे समय तक रखा जाता था, आप नियम बदल के कह रहे हैं 45 दिन से ज्यादा हम उसको नहीं रखेंगे। तो ये जो 3-4 घटनाएं हुई हैं, तो लोगों के मन में संदेह हो रहा कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देना चाहते, आप वीडियो क्यों नहीं देना चाहते, आप जो इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं देना चाहते, आप बार बार नियम क्यों बदल रहे हो। तो लोगों को लगता है यार कि भले ही उनको ये बात समझ में ना कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही, लेकिन ये बात खटक रही कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तो कानून बदल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला। कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आपने हरियाणा हाई कोर्ट की बात नहीं मानी। कुछ तो गड़बड़, इसीलिए आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं या आप इलेक्टोरल रोल्स नहीं दे रहे। तो ये जो कुछ तो गड़बड़ नहीं है, लोगों के दिमाग में अंदर पहुंचता हुआ जा रहा है। तो मुझे चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो कठपुतली है। वो आज बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के इशारे पे डांस कर रहा, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के इशारे पे डांस करेगा। लेकिन वो कितना डांस करेगा, उससे आप कितना डांस करवा लेंगे, ये भी तो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रश्न है भाई। टीएन सेशन का अपॉइंटमेंट तो राजीव गांधी ने किया था, लेकिन टीएन सेशन देखिए, या जिम लिंगडो का अपॉइंटमेंट तो बीजेपी के जमाने में हुआ था, लेकिन उन्हीं जिम लिंगडो ने कहा नहीं, हम गुजरात के चुनाव नहीं करने देंगे। गुजरात के चुनाव तब, और क्या क्या लिंगडो के बारे में नहीं कहा गया था। तो सत्ता, आज का जो चुनाव आयोग है वो निरंकुश इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उनके पास खड़ी हुई, इसलिए। अन्यथा चुनाव आयोग के अंदर कोई इतनी ताकत कभी नहीं उसकी। वो अगर आप देखिए, जैसे कि अचानक उन्होंने कह दिया कि आप बंगाल के अंदर आप सस्पेंड कर दीजिए, भाई ये तो जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती तब आपके पास अधिकार होता है। जब चुनावी प्रक्रिया आपकी नहीं शुरू हो रही तो कोई भी चुनाव आयोग किसी भी राज्य सरकार के अधिकारियों को नहीं सस्पेंड कर सकता या ऑर्डर नहीं दे सकता। चुनाव प्रक्रिया शुरू होती तब आप ऑर्डर दे सकते, तब सारी सत्ता आपके हाथ में होती। लेकिन अब इसका प्रतिकार सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा। इसका प्रतिकार सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज की तारीख में उनकी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हैं जैसे सरकार सोचती है। तो इसलिए ये दिक्कतें हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे। लेकिन अंततः तो जनता जनार्दन है। हर आदमी ने वो हुस्नी मुबारक की तस्वीर देखी थी, किस तरीके से पिजड़े में वो आए थे, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। 25 साल उन्होंने इजिप्ट पे शासन किया था और डिक्टेटर की तरीके से काम किया था। राजपक्षे श्रीलंका के अंदर अचानक गायब हो गए, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ गया। ये सब बहुत पावरफुल लोग थे। तो जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, अंततः उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, और जितना ज्यादा सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही जनता के मन में उनके प्रति विरक्ति पैदा होगी और उसका खमियाजा नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको सचमुच आशुतोष की जो तथ्य भरी दलीलें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं उन्होंने आज। आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। धन्यवाद सर।